चलो ठीक है। तो देखो ध्यान से, ठीक है, पास में कोई डिस्प्यूट होता था तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते थे हम। नॉर्मली कहाँ जाएंगे? पुलिस वालों के पास, है ना, कि भैया इसने ऐसे ऐसे किया, एफआईआर दर्ज कराएंगे। और उसके बाद फिर नो लोकल जो कोर्ट है वहाँ पर जाएंगे। कोर्ट्स के डिसीजन से अगर मान लो आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होगे तो आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, है ना, जो बोझ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जो बोझ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया बेटा। आ रहा है क्या ये समझ में? ठीक है ना। तो हमने कहा एक तो ये कोर्ट में जो जज बैठता है, समझ में आ रहा है, उसको मल्टीपल एक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। मतलब समझ लो कि एक दिन भर में, है ना, दिन भर में अगर मान लो कि 6 केस आए तो उसको 6 अलग अलग एक्ट्स के हिसाब से हैंडल करना पड़ता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मतलब मेंटल कितना हेक्टिक हो जाता है। तुम लोग एक एक्ट पढ़ते समय रो देते हो कि नींद आ जा रही है और ऐसा हो जा रहा है वैसा हो जा रहा है, और सोच के देखो कि उन लोग मतलब एक दिन में 6 एक्ट का अलग अलग रेफरेंस, तो बड़ा दिक्कत कर जाएगा ऐसे तो। पॉइंट आया समझ में? ठीक है ना। तो हमने कहा कि यार क्या किया जाए, तो हमने कहा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पैरेलली उन लोगों ने बनाए ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स का क्या काम रहा, ठीक है ना, कि कोई भी डिस्प्यूट है अगर कुछ पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना जा करके, सिविल कोर्ट में ना जा करके सीधे अपन कहाँ जा सकते हैं? ट्राइब्यूनल। और ट्राइब्यूनल में फिर मैटर डिसाइड नहीं किया तो हाई कोर्ट, फिर उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ट्राइब्यूनल के साथ खास बात क्या हुई? ट्राइब्यूनल के साथ खास बात क्या हुई? ट्राइब्यूनल के साथ खास बात ये है, ठीक है, कि ट्राइब्यूनल के साथ खास बात ये कि एक ही एक्ट के उसको बहुत सारे केसेस देखने हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। देख लो बेटा एक बार। है ना। तो ट्राइब्यूनल्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूं अगर, तो एक है ITAT, जिसका फुल फॉर्म है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, है ना। CESTAT, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। आ रहा है समझ में? SAT, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो इस तरीके से अलग अलग एक्ट्स के लिए अलग अलग क्या बना दिए गए? ट्राइब्यूनल्स बना दिए गए। आ रहा है समझ में? है ना। चलो देखो, तो अपन यहाँ पर एक बहुत छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पूरा ट्राइब्यूनल्स वाला सिस्टम जो है वो समझाया, ठीक है ना। देखो अब क्या कह रहा है, द एनैक्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 ओपनड अ न्यू चैप्टर इन द स्फेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, ठीक है ना, टू द अग्रीव्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। बहुत ध्यान से, जो गवर्नमेंट नौकरी में है अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, आ रहा है समझ में, तो वो कहाँ जाए? तो अब नॉर्मल केस में कहाँ जाते थे बेटा? कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर अब कहाँ जाएंगे वो? ट्राइब्यूनल में। कौन से वाले ट्राइब्यूनल में? एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट ओज इट्स ओरिजिन इन आर्टिकल 323। ये वैसे बहुत रेयर डेटा, लेकिन ठीक है चलो, ये भी MCQ के पॉइंट ऑफ से देख लेना, अलग से लिस्ट बना लेना पूरी सिंगल लाइनर की। of a constitution which empowers central government to set up by an act of parliament administrative tribunals for adjudicating of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of person appointed to the public service, है ना। रिक्रूटमेंट कैसे आप एम्प्लॉय करेंगे और किन परिस्थितियों में वो अपना जॉब करेंगे। अब जैसे देखो समझो
कि कोई माइंस वाले में है तो वो माइंड में फंसा रह गया तो क्या करेंगे अब उसका, समझ ना रहे। तो बहुत सारे रूल्स जो है बनाने पड़ते हैं और उसको लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कि हमने बोला कि अरे यार हमको इसका कॉम्पनसेशन चाहिए, किसी के घर वाले बोल रहे हैं हमको कॉम्पनसेशन चाहिए, कंपनी बोल रहे हैं कि नहीं भैया ये तो उसी की गलती थी, उसकी गलती के कारण हुआ है, बल्कि हमको नुकसान हो गया, हम किससे मांगे, समझ ना रहे। तो इस तरीके के मल्टीपल क्या हो सकते हैं बेटा, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो एक चीज़ समझ लेना कि ट्राइब्यूनल जो है ना, ट्राइब्यूनल बेटा एक तरीके से क्या है आपका, ट्राइब्यूनल जो है ना बेटा एक तरीके से वो आपका यही कहलाया, ठीक है, मतलब जो आपका कोर्ट के जैसा ही है ना, सारी प्रोसीडिंग उसमें कोर्ट वाली ही मानी जाएंगी, ठीक है, ठीक है। देखो एंड पोस्ट ना, सर्विस एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यानी यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सरकारी एम्प्लॉई हैं उनकी बात चल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, उन पर्सन ऑफ प्रोविजन कंटेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट, ये सेटअप हुआ अंडर इट टू एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस मैटर ऑफ एम्प्लॉइज़ कवर्ड बाय इट। कुल मिला के तुम इसको ऐसे समझो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अगर प्रॉब्लम हुई है ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट। तो ये लोग कहाँ जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के पास, कि भैया देखो हमारे साथ ये गलत हो रहा है, फिर ट्राइब्यूनल दूसरी पार्टी को बनाएगा, पूरा प्रोसीडिंग वैसी होगी जैसे कि कोर्ट में चलती है बेटा, आ रहा है समझ में, पूरी प्रोसीडिंग वैसी चलेगी जैसे कि कोर्ट में चलती है। जिनके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनको ये ज़्यादा काम का होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द जजमेंट डेटेड 1997 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल शैल लाई बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। यानी प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जाओ, अब ट्राइब्यूनल ने मान लो क्या किया, डिसीजन दिया, लेकिन ये जो बंदा है इसको लग रहा है कि ये डिसीजन जो है वो गलत दिया गया है, समझ रहे, तो उसके अगेंस्ट में अपन हाई कोर्ट के, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है ना, डिवीज़न बेंच के पास जा सकते हैं। क्लियर है गाइस, बताओ कोई दिक्कत है, हेलो हेलो हेलो, हेलो, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। मुझे पैरेलली कॉल आ रहा है एक्चुअली और मुझे दिख भी नहीं रहा है एक्चुअली, समझ में आ रहा है, मुझे बस सुनाई दे रहा है वो ठीक है, व्हाट्सएप कॉल है शायद लेकिन दिख नहीं रहा उसमें भी, ठीक है चलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हाई कोर्ट से डिससेटिस्फाइड हुए तो कहाँ जाएंगे अपन, सुप्रीम कोर्ट। ये आपको याद रखना है बेटा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है गाइस। अब देखो, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स exercise jurisdiction only in relation to the service matter of the litigants covered by the act, है ना। यानी देखो हर कोर्ट हर किसी की नहीं सुनने वाला, ठीक है बेटा, हर कोर्ट जो है ना वो हर किसी की नहीं सुनने वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जितने लोग कवर्ड हैं, लिटिगेंट्स मतलब कि जो केस की पार्टीज हैं वो लोग, जो केस की पार्टीज हैं वो लोग, ठीक है ना। तो जिन लोग को कवर किया है एक्ट ने वही लोग कंप्लेन दायर कर सकते हैं। द प्रोसीजरल सिंप्लिसिटी ऑफ द एक्ट कैन बी अप्रिशिएटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट द अग्रीव्ड पर्सन मतलब कौन होता है बेटा बताओ, अग्रीव्ड पर्सन कौन होगा, बिल्कुल सही, तो दुखी आत्मा जो है खुद जा सकता है, यानी जिसको लग रहा है उसके साथ कुछ गलत हुआ है, सफरिंग वन, बिल्कुल सही, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन प्रेजेंट इट्स केस through its departmental officers or legal practitioners. Thus, the objective of the tribunal is to provide for speedy and inexpensive justice to the litigants. जल्दी न्याय मिल जाए, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, और सस्ते में मिल जाए,
ठीक है, ये भी एमसीक्यू के लिए डेटा है। जल्दी और सस्ता, क्लियर है, क्योंकि कोर्ट कैन बी एक्सपेंसिव, कि आपको वकील हायर करना पड़ेगा और बहुत सारे नाटक हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग तो केस इसलिए नहीं करते कि कौन पड़े वकीलों के पचड़े में। पॉइंट समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, लास्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है? द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड स्टेट। तो 2 लेवल पर बनाया गया बेटा, है ना, एक सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल, और एक स्टेट लेवल पर। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, देखो, द कैट वॉज, कैट मतलब सेंट्रल अपीलेट ट्राइब्यूनल, वो कब हुआ सेटअप? 1 नवंबर 1985, है ना। देर आर 17 बेंचेज एंड 21 सर्किट बेंचेज इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और ऑल ओवर इंडिया। अब इसके डिटेल में नहीं जाते अपन कि सर्किट बेंच क्या होता है और ये सब समझना रहे, बस डेटा है, याद कर लेना, ठीक है। In addition, ministries, in addition to the ministries and department of central government, Government of India has notified about 214 organizations under section 14 subsection 2 of the Administrative Tribunals Act to bring them within the jurisdiction of the Central Administrative Tribunal. इसका मतलब 214 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनको नोटिफाई किया गया है, जिनके एम्प्लॉयज़ को अगर प्रॉब्लम है तो वो लोग कहाँ जा सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के पास जा सकते हैं। आ रहा है समझ में? यानी इन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ के लिए ये है। इन एडिशन टू द सेंट्रल अपीलेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच इज डीलिंग विद द मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है ना, मतलब सेंट्रल अपीलेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है, उसके अलावा प्रिंसिपल बेंच जो है, ठीक है, वो भी मैटर हैंडल कर रही है। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली में एक प्रिंसिपल बेंच भी है, ठीक है ना। दिल्ली सिंस राजधानी है तो कुछ चीज़ें वहाँ पर एक्स्ट्रा होती हैं, क्लियर है? ठीक है ना। तो इसमें कुछ डेटा नहीं है, कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ ये जो ऑर्गेनाइजेशंस का या 17 बेंचेस का है ये समझ लो। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का काम क्या होता है कि सरकारी जितने भी हैं उनकी बातों को सुनना। बोलो, ठीक है। अब ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिए, इसी में एक एग्जांपल है एनसीएलटी, है ना। तो मुझे जो मैंने ये बताया था उसके हिसाब से मुझे इसका काम बताओ, जनरली क्या होना चाहिए, क्या लगता है तुमको कि एनसीएलटी का काम क्या होगा? बताओ गाइस। क्या लगता है तुमको क्या काम होगा? अरे बोलो। पढ़ने के लिए नहीं बोला है, ऐसे अपने आप से जनरल नॉलेज लगाओ, बता तो मैं दूंगा ही कि क्या होता है। कंपनी लॉ से रिलेटेड देखो, समझो, ठीक है, क्या होता है? देखो, कानून किस बात के हैं? ट्रैफिक के कानून है कि अगर आपने रेड लाइट जंप करी तो कुछ भी गड़बड़ होगी, आ रहा है समझ में? चोरी के कानून है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और मर्डर के कानून है, किडनैपिंग के लिए कानून है, आ रहा है समझ में? मुझे बताओ कि कितने केसेस आते होंगे हर उसके, मतलब मेरा पॉइंट समझना, ठीक है ना, कि अच्छा बताओ, ट्रैफिक के केसेस ज़्यादा आते होंगे या मर्डर के केसेस ज़्यादा आते होंगे? बताओ। ट्रैफिक के आते होंगे, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि डेली 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 खूब सारे केसेस अगर ट्रैफिक के आते हैं तो हम क्यों ना एक कोड टाइप का उसके लिए अलग से बना दें। तो ऐसे ही कंपनी लॉ के केसेस बहुत आते थे, कंपनी लॉ के केसेस जो हैं वो बहुत आते थे, समझ में आ रहा है? इसलिए क्या किया, क्या बना दिया गया बेटा,
कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बना दिया गया कि भैया अब अगर मान लो कि किसी को भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से लगता है कि कंपनी ने ये गड़बड़ करी है या लोगों ने ये गड़बड़ करी है कंपनी के अगेंस्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी कंप्लेंट जो है NCLT में कर दो। गाइस समझ में आ रहा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड NCLT अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016। तो उससे पहले नहीं था क्या? था, उससे पहले CLB था जिसका नाम था कंपनी लॉ बोर्ड। आ रहा है समझ में? ये पास्ट है उसका, ठीक है। तो इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैव सेट अप 11 बेंचेस। ये काम का है बेटा, याद रखना आप लोग कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, इसलिए NCLT का डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 11 बेंचेस। बेंचेस का मतलब क्या होता है बताओ? अच्छा, बेंचेस पता है ना? बेंचेस किसको बोलते हैं? बेंचेस मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। लेकिन पता क्या दिक्कत है जजेस में? पता क्या है? अबे ब्रांचेस नहीं, अबे क्या बात कर रहे हो? उसने जवाब भी दे दिया, मैंने सही भी बोल दिया, अब तुम पूछ रहे हो कि भैया ब्रांचेस है क्या? क्या बात कर रहे हो? ठीक है, बेंचेस मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। समझ में आ रहा है? तो वैसे तो ग्रुप होता है, लेकिन ऐसा भी बोलते हैं सिंगल जज की बेंच। आ रहा है समझ में? क्या होता है कि एक जज डिसीजन देता है सेम कोर्ट में, कई बार एक जज डिसीजन देता है, तो उस डिसीजन को ओवररूल कौन कर सकते हैं? 2 जजेस मिलके। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। तो 11 बेंचेस बनाई है, 1 प्रिंसिपल बेंच, 1 मेन ग्रुप बनाया हुआ है एट न्यू दिल्ली, और 10 बेंचेस जो हैं वो अलग अलग शहरों में, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। 4 तो मेट्रो गिन लो, उसके बाद बाकी के अलग से गिन सकते हो। मेट्रो कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। उसके अलावा है ना, उसके अलावा कैसे याद करोगे? अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, है ना। तो ये ABC, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, ये ABC हो गए। अहमदाबाद अलग है, गुवाहाटी और हैदराबाद, तो 2-3 याद करने पड़ेंगे, मतलब समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा शॉर्ट में बना सकते हो, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि NCLT का पूरा याद कर लेना आप। दीज बेंचेस विल बी हेडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 16 जुडिशियल मेंबर्स एंड 9 टेक्निकल मेंबर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। मतलब उस ग्रुप में कितने लोग होंगे? एक प्रेसिडेंट, 16 जजेस, जुडिशियल मेंबर्स मतलब 16 जजेस, और 9 टेक्निकल मेंबर्स, ठीक है ना। टेक्निकल मेंबर्स मतलब कि जो ज्ञान रखते हो कानून का अच्छा खासा, उन लोगों की बात चल रही है, ठीक है। अब इन लोगों ने एक तो बनाया ये, और एक बनाया नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल बेटा। हाँ, अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो सबसे पहले अपन समझें अपील मतलब क्या है ना। तो ये समझ लो कि जब कोई आपके खिलाफ डिसीजन दे देता है, तब आप, अगर आपको राइट मिला है तो, तब आप अपीलेट अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ ना सिंगल पॉइंट डिसीजन नहीं है कि बस इस जज ने बोल दिया तो अब बस सड़ो जेल में, ऐसा नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई डिसीजन पास हुआ, आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप हायर कोर्ट में कहीं पर भी जाकर के अपील कर सकते हो। तो इसलिए कंपनी लॉ में मैटर्स बहुत सारे थे, इसलिए इन लोगों ने एक ट्राइब्यूनल बनाया। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बहुत सारे काम हैं, और एक बनाया उन्होंने अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, ठीक है। ये बना कब? ठीक है, 410 में बना है। फॉर हियरिंग केसेस, फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT। मतलब NCLT ने कोई डिसीजन पास किया और आपको लग रहा है कि भैया वो गलत है, तो आप उससे एक पॉइंट हायर अथॉरिटी कह लो, समझ में, आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हो। NCLAT अपीलेट ट्राइब्यूनल,
ठीक है ना। तो ये हियरिंग करेगी अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द NCLT अंडर सेक्शन 61 ऑफ द IBC। अब एक नया एक्ट है, समझ में आ रहा है, उसका भी हैंडलिंग कर लेगी ये, ठीक है। और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके भी अगर जो इसने भी अगर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ने कोई डिसीजन पास किया है उसके खिलाफ, बेसिकली कुछ लोगों ने जो डिसीजन पास किया उसके डिसीजन के अगेंस्ट आप कहाँ पर जा सकते हैं कंपनी लॉ के केसेस के लिए, एनक्लैट में। एनक्लैट मतलब कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। अरे का भैया ऐसा कुछ मत बनाओ रे, तुम तो और यार पुश करे, समझ ना रहा, सब कंफ्यूजन हो जाएगा यार, सब क्या कर रहे हो ये, ऐसा कुछ मत बनाओ, समझ ना रहा है, क्योंकि एनक्लैट के ऊपर फिर हाई कोर्ट होता है, यहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप हाई कोर्ट में जाओगे। ऐसा मत बनाओ रिलेशन जिसमें कि और कंफ्यूजन में ही फंस जाओ, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ऐसे कोई नोटेशन जो शॉर्ट फॉर्म वाले या कुछ ऐसे वाले हैं ना, ये अपने तक रखो, क्योंकि हर बंदे का सेम परसेप्शन लेवल नहीं होता, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो तुमको जिस चीज़ से कोई चीज़ समझ आ रही है, किसी और को उसी चीज़ से वो कन्फ्यूजन हो सकती है बेटा, ठीक है। चलो देखो, एनक्लैट इज ऑल्सो एन अपीलेट अथॉरिटी टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स अगेंस्ट द डायरेक्शंस इशूड बाय द डिसीजन पास बाय द CCI। जनरल नॉलेज का है, नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की बात नहीं है, ध्यान रखो, है ना। CCI, CCI जनरल नॉलेज है तो मैं पूरा बता देता हूँ, ये पूरा सेक्शन है तुम लोगों को एग्जीक्यूटिव लेवल में, इसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो तुमको नई नई बातें जानने के लिए मिलेंगी, पता है जो बिजनेसेस होते हैं एकदम ऐसे नहीं होते कि फ्री कुछ भी कर लें अपने हिसाब से, ठीक है। सरकार जो है वो ध्यान रखती है बेटा, किसका, आम जनता का। एक्चुअली सरकार नहीं, मतलब हमारा जो पूरा लेजिस्लेटिव जो सिनारियो है ना, लेजिस्लेटिव जो मतलब पूरा जो ये सिस्टम बना हुआ है, सुन ना रहे, ये किसका ध्यान रखता है, ये आम जनता का ध्यान रखने की कोशिश करता है। अरे समझ, अब कुछ करप्ट लोग आ जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है इसमें, है ना, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये कंपटीशन कमीशन का पुराना नाम, एक पुराना एक्ट था, MRTP था, मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूँ, क्या होता था पास्ट में कि कुछ लोग जो है, कुछ बड़े बिजनेसमैन, समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ बड़े बिजनेसमैन सेटअप करते थे अपनी इंडस्ट्री या प्रोडक्ट का, उन लोगों ने पूरा सेटअप किया, और पता क्या करते थे, पूरा सिंगल हैंडेड कंट्रोल हो जाता था उनका, सिंगल हैंडेड कंट्रोल, मतलब कि दूसरा कोई वेंडर ही नहीं। तुम सोच के देखो, अगर मान लो कि मोबाइल फ़ोन बनाने वाली जो कंपनी है वो एक ही हो देश में, सिर्फ एक कंपनी है देश में जो पूरे मोबाइल फ़ोन बना रही है, तो क्या करेगी बेटा वो कंपनी, सोच के देखो क्या करने वाली है वो, ठीक है, क्या करने वाली है वो पूरा जो है हाईएस्ट रेट, आ रहा है समझ, कुछ भी प्राइस रखेगी, समझ में आ रहा है, सर्विसेज नहीं देगी, क्लियर है, पूरी मनमानी करेगी, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा ऐसा है क्या कि उसके कॉम्पिटिटर्स आएंगे ही नहीं अपने आप, ये ऑब्वियस सी बात है, इतना प्राइसिंग है तो इकोनॉमिक्स कहता है कि और वेंडर्स आने की कोशिश करेंगे उसमें, लेकिन भाई इसका राज्य छिन जाएगा, है ना, इस एक कंपनी का। तो ये क्या करेगी, या पास्ट में क्या करते थे लोग, तो वो ये करते थे कि दूसरे का बिजनेस बर्बाद हो जाए, आ रहा है समझ, ठीक है ना। तो वो लोग कंपटीशन ख़त्म करने की कोशिश करते थे, और ऐसा बहुत हुआ है और होता भी है, हमेशा से होता है, और समझ लो ऑलमोस्ट, क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ठीक है, समझ में आया कुछ, ठीक है ना। तो हमने देश में बनाया फिर MRTP कि भैया मोनोपोली होने नहीं देंगे। इवेंचुअली फिर जब बहुत सारे बिजनेस आ गए तो हमने बोला कि चलो थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे करते हैं कि हम कंपटीशन को बढ़ावा देंगे, सुनना रहा है। मैं तुम्हें एक केस लॉ भी बताता हूँ, केस लॉ यूरोप का कि ब्रिटिश एयरवेज था, सुनना रहा है, ठीक है। तो मैंने ये रिचर्ड ब्रांसन की बुक में पढ़ा था, सुनना रहा है, ठीक है ना, स्क्रू इट लेट्स डू इट, आ रहा है समझ। रिचर्ड ब्रांसन बहुत बड़ा बिजनेसमैन है मतलब। तो उसमें था कि ब्रिटिश एयरवेज जो है उसका अकेला राज्य चलता था, अकेली एयरवेज थी वो।
तो कोई भी नई एयरलाइंस आती थी तो ब्रिटिश एयरवेज अपने रेट इतने कम कर देता था, ठीक है, कि सब लोग उसी से सफ़र करते थे। दूसरी एयरलाइन उसका जो इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, समझ में आ रहा है? हाँ, वर्जिन ग्रुप का फाउंडर, बिल्कुल सही। तो इतनी कम कर देती थी कि कोई दूसरी जो एयरलाइन कंपनी है वो बर्बाद हो जाती थी। एक साल तक वो बहुत कम रखता था ताकि दूसरी एयरलाइन कंपनी बर्बाद हो जाए, क्योंकि लोग सस्ते में फिर इसमें चले जाते थे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो मनमाने दाम करके अपना प्रॉफिट भी वापस से वसूल लेता था। गाइस, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है ना? ठीक है ना। तो इस तरीके से वो दूसरे बिजनेस को बर्बाद कर देते हैं। इसको प्रीडेटरी प्राइसिंग वगैरह बोला जाता है। क्लियर है? या तो फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम तुमको पैसे दे देंगे और तुम ये बिज़नेस मत करना। आ रहा है समझ? ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों को हटाने के लिए बनाया गया सीसीआई। तो जो बड़ी कंपनीज जो मर्ज होती हैं ना, उन तक को रोक लेता है कंपटीशन कमीशन। अगेन खैर ठीक है, अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर मान लो कि क्या किया, कोई ऑर्डर पास किया किसी कंपनी के खिलाफ, कह रहे तुम ये कंपटीशन के खिलाफ कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट भी अगर आपको लगता है कि कंपटीशन कमीशन ने गलत डिसीजन लिया है, ठीक है ना, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हो। कहाँ पर? एनक्लैट में। क्लियर है गाइस? ठीक है ना। अब ये एज पर अमेंडमेंट आया तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये बकवास बात है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है ना। ये जज का नाम ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो देख लो एक बार, फिर अपन अपने इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ें थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ही रीड कर लो तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया ये? कुछ समझ आया ओवरऑल? है ना। ठीक है, चीज़ों के बारे में जान रहे हैं अपन, मतलब हमारा जो देश है या जो कंपनी लॉ है, समझ में आ रहा है, तो हमको चीज़ें जो पता है पता चल रही हैं, मतलब अपने सिस्टम के बारे में, फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि यू आर गोइंग टू एंटर दिस सिस्टम। देखो, इसको ना जनरल पढ़ाई की तरह मत लेना, समझ में आ रहा है। मुझे याद है 6th क्लास में जो सिविक्स हम पढ़ते थे, कि जिसमें बोला जाता था कि फेडरल सिस्टम है इंडिया का और ये फलाना और ढमकाना, ठीक है ना। तो कुछ पता नहीं चलता था, उसमें बोलते थे कि भैया पीएम है, उसके अंडर में कुछ समझ नहीं आता था, सिर्फ नंबर चाहिए थे उस समय। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। लेकिन अब बेटा सिनेरियो बदल गया है। अब जो आप पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये आपका एक्चुअली में यूज़ होने वाला है, समझ आ रहा है। इसका नॉलेज आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है काम आने वाला, समझ आ रहा है। हो सकता है आपको कल को इसकी प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़ जाए। तुम्हें पता है एग्जीक्यूटिव लेवल पर आपको ऐसे ऐसे कानून हैं, ठीक है, कि जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो अगर मान लो कल को आप कोई घर खरीदते हो या कुछ भी ऐसा करते हो, तो अगर वो कानून का आपको नॉलेज होगा तो आप फ्रॉड वगैरह से और उन चीज़ों से बच सकते हो, समझ में रहे। जैसे एक सेक्टोरल रेगुलेटर है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो आप घर खरीद रहे हो किसी बिल्डर से, अगर आपको रेरा के बारे में पता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर बिल्डर को रेरा की वेबसाइट में जाके अपने प्रोजेक्ट डिटेल्स अपलोड करनी पड़ती हैं, समझ में रहे, जिसको कोई भी आम इंसान एक्सेस कर सकता है। तो अगर मान लो आपका बिल्डर बोल रहा है ये प्रोजेक्ट बनाया है या कुछ है, वो बोल रहा है रेरा अप्रूव्ड है, तो उसके प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल वहाँ पर होगी। तो आप देख सकते हो कि उसको सारी परमिशंस वगैरह प्रॉपर मिल गई हैं या नहीं मिली हैं। और ऐसा समझ में, नॉलेज इज़ पावर बेटा। वॉइस नहीं आ रही मुस्कान? हेलो हेलो हेलो, आ रही है? ठीक है, चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। ठीक है मुस्कान, तूने छत पे बैठ के पढ़ा कर, समझ में आ रही है। नेटवर्क तेरे को अच्छा मिलेगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, एकदम बढ़िया।
छत में गए, अपने पानी की टंकी के ऊपर बैठे, समझ में रहा है, धूप आई तो छाता लगा लिए, आ रहा है समझ, तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, आ रहा है समझ, खुली खुली हवा में, है ना, सांस भी अच्छे से ले पाओगे, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ में रहा है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। देख यार, अगर कुछ दिक्कत होगी तो बताना, है ना, बीच का अगर कुछ कुछ मिस हो जाएगा तो। क्लियर है? ठीक है, कोशिश कर ऐसी जगह पे बैठ, नेटवर्क वाली जगह पे। ठीक है, ठीक है। कहाँ है तुम्हारा घर? पाताल लोक में? चलो ठीक है। सुनाई दे रहा है तुमको कि नहीं दे रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है मुस्कान? देखो सब लोग यस यस कर रहे हैं। मुस्कान, ए मुस्कान, कहाँ गई? कहीं मैं ही तो नहीं आउट ऑफ नेटवर्क हो गया हूँ? ओ भाई, ओ ओ माय गॉड, मैं तो ऊपर के मैसेजेस देख रहा था। अरे रे रे रे, मिस कर दिया मैंने सब कमेंट्स, अब देख रहा हूँ मैं। ओके, हाँ मैं हूँ ना। क्या हुआ, वापस आ गया? अरे इसका नेटवर्क चला गया होगा रे। चलो, चलो। मुस्कान, आवाज़ आ रही है? चलिए सर, सीएस के बारे में पढ़े हैं। देखो ये देखो, ये मैडम सवेरे की क्लास नहीं आई और फिर अब बता रही हैं कि देखो अपन पढ़ते हैं, नालायक लड़की। चलो ठीक है, पढ़ते हैं, है ना। चलो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो देखो, अबाउट द इंस्टीट्यूट देखो ज़रा। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज़ द ओनली रिकग्नाइज प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया टू डेवलप एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया, ठीक है ना। तो हमारा भगवान कौन है? ठीक है, हमारा भगवान कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो, अभी अब देखो समझना, है ना, सीएस वालों के बारे में बता रहे हैं, है ना, तो अच्छा अच्छा ही बताएंगे, अच्छा अच्छा है भी वैसे, लेकिन ठीक है। कह रहा है प्रीमियर प्रोफेशनल बॉडी है, पार्लियामेंट के एक्ट से सेटअप हुई है। बेटा ऐसे बहुत रेयर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, समझ में आ रहा है, जो पार्लियामेंट के एक्ट से बने। पार्लियामेंट के एक्ट से मतलब वैल्यू जो है ना, समझ में आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा है, ध्यान से समझना। कंपनी सेक्रेटरीज का एक्ट है 1980 में बना है, आ रहा है समझ में। आईसीएसआई जो है वो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके अंडर में वर्क करता है। सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसके अंडर में वर्क करता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट जो है टॉप क्वालिटी बुक्स प्रोवाइड करता है। बेटा एजुकेशन तो हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं और बुक्स देते हैं, ठीक है ना, एंड द बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू सी एस मेम्बर्स। अभी बेटा 60,000 मेंबर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, बहुत ही ज़्यादा, आ रहा है समझ। 60,000 मेंबर मतलब तुम स्कोप सोचो, ठीक है ना, कि डॉक्टर्स कितने हैं देश में, इंजीनियर्स कितने हैं, समझ में आ रहा है, लाखों की तादाद में। लेकिन सीएस कुल कितने हैं? 60,000। और बेटा आपको पता है कंपनीज की संख्या कितनी है हमारे देश में? एक लास्ट ईयर का डेटा था जिसके हिसाब से मैंने देखा था कि 10,51,000 कंपनीज हैं बेटा, 10,51,000, और हर साल लगभग 5-6 हज़ार के रेट से बन रहे हैं। तो आप एक बार इमेजिन करके देखो कि कितना स्कोप है, किस लेवल का स्कोप है, ठीक है ना। चलो ठीक है, एंड अबाउट 3 लाख स्टूडेंट्स हैं ऑन रोल, समझ में, अलग अलग लेवल पर। मतलब जैसे आप लोगों ने सी सीट के लिए रजिस्टर कराया तो आप लोग भी आगे उसमें शामिल हो गए, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव लेवल पर पूरे देश में बच्चे हैं ना, फाइनल लेवल पर है, इस तरीके से, ठीक है। ICSI हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, है ना।
4 रीजनल ऑफिस है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। हम लोग वेस्टर्न रीजन में आते हैं, इसलिए हमारा जो अगर मतलब अल्टीमेट कोर डेटा है हमारा कहाँ मेंटेन हो रहा होगा, मुंबई में। ठीक है। 1 ICI सेंटर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड CCGRT नवी मुंबई में है ना। और एक ICI सेंटर ऑफ एक्सलेंस है हैदराबाद में। समझ में आ रहा है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग वो हैं उनके, ठीक है ना, अलग अलग एरिया है। और 74 चैप्टर्स हैं। चैप्टर ये एक छोटे ऑफिस को बोलते हैं, आ रहा है समझ में। जैसे ब्रांच ऑफिस नहीं होता, तो ब्रांच ऑफिस को ये लोग बोलते हैं चैप्टर। थोड़ा स्टाइलिश लगता है ना, अच्छा लगता है बोलने में, चैप्टर। आ रहा है समझ में। तो 74 चैप्टर है मतलब, आ रहा है समझ में, अपनी ICSI के। ठीक है, चैप्टर मतलब ब्रांच, ठीक है ना, कूल लगता है ना। ICSI has been contributing to the initiatives of Government of India that have potential to excel social economic growth of India. सिंपल, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ी और तारीफ करनी थी इनको अपनी, लेकिन ठीक है, बहुत कर सकते हैं, ठीक है, कम ही बताए, ठीक है ना। हाँ, वजन, ठीक है ना। चलो, ICSI इन न्यूज़ देखो, है ना, बता, देखो ICSI न्यूज़ में देखो ठीक है। अमेंडमेंट रेगुलेशन आए 2020 में सरकार ने। अच्छा, कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना तो गैजेट में आता है, ये ध्यान रखना। गैजेट मतलब राजपत्र। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा नहीं, जब कोई फरमान जारी करते थे तो एक बंदा घोड़ा लेके और ढोलक लेके जाता था, ढोल लेके जाता था, सुनो सुनो सुनो, अरे सामने आज के बाद ऐसा होगा, आपको 3 गुना लगान देना पड़ेगा और ये वो वैसे करके। तो वो चीज़ आज के डेट में किसकी चीज़ के थ्रू होती है, गैजेट के थ्रू। इसको हिंदी में राजपत्र बोलते हैं, ठीक है। तो गैजेट नोटिफिकेशन आया, वो कब पब्लिश हुआ है, 3 फरवरी 2020 को। आ रहा है समझ में, एकदम ही लेटेस्ट है मतलब, है ना। यहाँ पर अवेलेबल है, अगर पढ़ना हो तो मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ लूँगा, है ना, मैं बता दूँगा आपको। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रेगुलेशंस, न्यू एडमिशंस टू द फाउंडेशन कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूज। और एक नया कोर्स चालू हो गया, पता है आपको, एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, CCET चालू हुआ है, पता है आप लोगों को, ठीक है नॉलेज। आ रहा है समझ में, आज पहली बार पता चला, क्लियर है ठीक है। हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द एडमिशन टू CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, क्लियर है, ठीक है ना, आज ही पता चला, सही बात है, ठीक है ना। देखो कितनी जनरल नॉलेज की बातें पता चल रही है अपने को जस्ट अब भी पता चला ठीक है। चलो, ठीक है। अच्छा, ICSI ने यूडिन लॉन्च किया है। कौन है ये, ओडिन, है ना, थॉर का पापा है क्या, चलो देखते हैं कौन है ये, ठीक है ना। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना, ठीक है। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, देखो ध्यान से, क्या होता है ना कि बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे लोगों को, है ना, CS के साइन की ज़रूरत पड़ती है ना। अब क्या होता था कि कोई भी बंदा CS बन के साइन कर दे, तो सील बनवा ले, साइन कर दे, तो क्या ऑथेंटिसिटी। तो इसीलिए हमने कहा डॉक्यूमेंट की ये नकली नकली साइन होने लग गए थे, इसलिए हमने बोला कि यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉन्सेप्ट चालू किया जाएगा। तो जैसे आपका मेंबरशिप नंबर होता है, आपको एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब जनरेट होगा। उससे क्या होगा, ट्रेस हो जाएगा कि कोई डॉक्यूमेंट एक्चुअल किसी CS ने साइन किया है, कहीं नकली साइन वाइन तो नहीं हो गए। इसके लिए ये यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर चालू हुआ है, समझ में आ रहा है। ये नकली पना, सब फेक और ये सब को हटाने के लिए, क्लियर है गाइस। मेंबरशिप नंबर भी आपका यूनिक आधार कार्ड है ना। चलो फिर देखो, इन एन अटेम्प्ट टू परस्यू हाइटेंड सेंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड स्ट्रेंथन द प्रैक्टिस, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। यूडन विल प्रोवाइड ईज ऑफ मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज। आपने कितनी चीज़ें अप्रूव की हैं, कहीं आपके नाम से और लोग तो आपके नाम की सील बनवा ली और लोग डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट किए पड़े हैं, तो आ रहा है समझ में। तो उसके लिए ये बनाया गया है कि आपके पास एक रजिस्टर होगा, कोई भी अगर ट्रेस करना चाहता है तो कर सकता है। आप रजिस्टर में देख के बता दोगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया था या नहीं किया था, क्लियर है गाइस।
It will prevent counterfeiting of various attestations and certifications, beside ensuring compliance with regard to ceilings on the number of certification and attestations. Under the mechanism, an alphanumeric number will be generated for the identification of every document attested. आपको attested का मीनिंग पता है क्या कि नहीं पता? अटेस्टेशन का मीनिंग पता है? मेरे को ये लगा पता होगा. अटेस्टेशन सर्टिफिकेशन होता है. देखो, ठीक है, देखो बहुत सारी जगह पर हमको फ़ोटो कॉपी सबमिट करनी पड़ती है. आपको पता है ये बात? बहुत सारी जगह फ़ोटो कॉपी सबमिट करनी होती है, लेकिन उसको फिर किसी गैजेटेड ऑफिसर से, समझ में रहा है, या सीएस से या सीए से साइन कराना पड़ता है. ये पता है? ये पता है कि नहीं? नहीं पता ये भी? तो ऐसा होता है बेटा, बहुत सारी जगहों पे आपको डॉक्यूमेंट, जैसे आपको मान लो 10th की मार्कशीट लगी, मान लो पासपोर्ट लेने जा रहे हो या कुछ भी, तो उसमें फिर बोलते हैं कि भैया ये साइन करा करके लेकर के आओ. समझना रहे? तो वो जो गैजेटेड ऑफिसर है वो ओरिजिनल देखता है, और फिर जो कॉपी होती है उसमें साइन कर देता है. इससे ये ऑथेंटिकेट हो जाता है कि ये जो फोटो कॉपी है ये असली है. आ रहा है समझ? तो अटेस्टेशन मतलब कि जो काम करता है ना सीएस, बहुत सारी चीज़ों को चेक करता है, उसके बाद उसको साइन करता है. तो वो जो साइन करता है उसको अटेस्टेशन का वर्क बोलते हैं. बहुत सारे वर्क को अटेस्टेशन का वर्क बोलते हैं. क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, इसलिए उसकी चेकिंग का जिम्मा जो है वो आपको दिया जा रहा है. समझना रहे कि आपको नॉलेज है तो आप अटेस्ट करोगे डॉक्यूमेंट्स को, यानी आप अप्रूव करोगे कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा. ठीक है? तो जैसे ये ऑडिट वगैरह होता है, इसको चेकिंग बोलते हैं. तो चेकिंग इज अटेस्टेशन, मतलब चेक करके आपने फिर साइन कर दिया, तो दैट इज कि आपने अटेस्ट कर दिया कि हाँ ये सही. आप अप्रूवल दोगे बेटा. समझ में आ रहा है? बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज विच विल एक्ट एज ट्रस्ट एंड आंसर बाय फैसिलिटेटिंग वेरिफिकेशन दैट द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइनली साइंड एंड सर्टिफाइड बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. ठीक है ना? सीएस दो तरीके से काम करते हैं. एक जॉब, कहीं पर नौकरी कर लेंगे, और एक प्रैक्टिस. प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि अपना ऑफिस खोल लेंगे. अपना ऑफिस खोलोगे और अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपके पास बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी अटेस्टेशन के लिए. जॉब आप किसी कंपनी में कर सकते हो, आ रहा है समझ में, या आप किसी ऑलरेडी सीएस की फर्म में कर सकते हो. लॉयर्स की फर्म में भी ज़रूरत पड़ती है आज की डेट में. आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और कंपनीज़ में उनके कंप्लाइंसेस के लिए बड़े सारे होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए. तो ना ये हमारा करियर स्कोप है मतलब. ठीक है? 1 अक्टूबर 2019 से यूडिन कंपलसरी कर दिया बेटा हर डॉक्यूमेंट के लिए. जो भी डॉक्यूमेंट साइन करो तो ये यूडिन आपको करना पड़ेगा. ठीक है बेटा? ठीक है? चलो, अब हमारा एक्ट जो है वो पास हुआ था बेटा 4 अक्टूबर 1900, है ना, 68 को. तो 4 अक्टूबर को सीएस डे के तौर पर मनाया जाता है. बेस्ट क्या रहता है, प्रैक्टिस या जॉब? अरे भाई बहुत लंबा मैटर है. आ रहा है समझ? प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है. अगर इन दोनों में से कोई एक बेस्ट होता तो फिर वही चल रहा था ना, दूसरा वाला लोग अडॉप्ट ही क्यों करते. आ रहा है समझ? ठीक है ना? तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है. ठीक है? तो 4 अक्टूबर को सीएस डे होता है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग. समझ में आ रहा है? सीएस डे मनाया जाएगा. This country is a premier professional body by promoting good corporate governance, risk management and compliances. Completed 51 years of its establishment. 4 अक्टूबर 2019 को 51 साल हो गए सीएस के इंस्टीट्यूट को, है ना. टू मार्क द 51st फाउंडेशन डे ऑफ आईसीएसआई, कॉमरोशन इवेंट वॉज होस्टेड बाय आईसीआई इन अगस्त, प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, है ना, एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली. ठीक है? मनाया गया मतलब 51वां आईसीएसआई दिवस मनाया गया. ठीक है? फिर सेलिब्रेशन ऑफ 47th नेशनल कन्वेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज. नेशनल कन्वेंशन होता है कि कन्वेंशन पूरी मीटिंग होती है मतलब. ठीक है ना? कि सब लोगों को पूरे देश से वो इनविटेशन बोलते हैं कि हाँ आ जाओ,
मीटिंग है, कुछ टेक्निकल टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, इस तरीके से इंस्टीट्यूट इस तरीके के अरेंज कराता रहता है। नेशनल कन्वेंशन मतलब बहुत बड़े लेवल का हो गया। द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेज एवरी ईयर एन एनुअल मेगा कांग्रेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, नेशनल कन्वेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। हर साल में एक बार होता है टू डेलिब्रेट ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन द कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री अरीना, टॉपिक्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सोशल एंड कल्चरल इशूज, exemplified role of professionals in carrying forward the legacies of the system processes aligning with the growth mantra। अच्छा करने के लिए, मतलब ऐसा है ना, ठीक है। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, ये सब MCQ के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अच्छा करने के लिए अपन क्या करते हैं, ठीक है, ये नेशनल कन्वेंशन करते हैं, ठीक है। तो दिस ईयर 47th ये किस पर किया गया, एम्पावरिंग न्यू इंडिया रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म इज बीइंग ऑर्गेनाइज। कब हुआ, नवंबर, एक दिन का नहीं होता है, 2-3 दिन का होता है। तो जयपुर में JECC में 14 से 16 नवंबर को ये किया गया। क्लियर है गाइस, ठीक है। चलो, तो बाकी अपन एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के बारे में कल पढ़ेंगे, है ना। आज अपन इतना ही करते हैं। चलो बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया।